वेलकम बच्चों। आपका स्वागत है हमारे चैनल मिस्टिकल फिजिक्स में। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करने के लिए आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, हमारा ये लेक्चर नंबर 11 चल रहा था। हम लोग क्या देख रहे थे, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव। तो पिछली क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। आई होप सभी ने रिवाइज किया होगा अच्छे से, ठीक है, इस क्लास के लिए। तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है, एक बार हमने डेरिवेटिव निकाला दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, इसका एक बार और डेरिवेटिव निकाल दीजिए। तो इसको लिखने का तरीका होता है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालिए। तो क्या आएगा देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, थ्री एक्स स्क्वायर का टू पहले आ जाएगा, टू थ्री सिक्स, और एक पावर घट जाएगा दैट इज एक्स के पावर वन। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन एक्स के रिस्पेक्ट में, और टू का जीरो। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करिए, दैट इज सिक्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिक्स, क्योंकि एक्स का क्या होता है वन, और प्लस कांस्टेंट का जीरो। तो फाइनल आंसर। इसी तरह से साइन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये खांसी आ रही, मैंने याद करने के लिए खांसी आएगी, तो क्या हो जाएगा माइनस नेगेटिव साइन एक्स। क्लियर है, तो डबल डेरिवेटिव ये था। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है डबल डेरिवेटिव का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए क्या बताता है, वो मेजर क्या करता है, फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप बताता है। पहला जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या बताता है, स्लोप, दैट इज एम टू, या एम जो लेटर है उससे डिनोट करता है स्लोप। तो डबल डेरिवेटिव क्या बताएगा कि हाउ द स्लोप इज चेंजिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, एक्स बढ़ाने से स्लोप कैसे चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, पहले टेन मान लीजिए कोई थीटा वन होगा और एंगल छोटा है तो इसका स्लोप भी कम आएगा, तो ये हमने बोल दिया अराउंड प्लस का टू पॉजिटिव में। अभी देखिए इसका एंगल बढ़ गया, तो ये मान लेते हैं दैट इज एम टू जो आ रहा है प्लस का फोर। अभी आपको चेंज कैसे हो जाएगा, प्लस फोर माइनस टू कितना आएगा, दैट इज प्लस का टू। अगर डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या, आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है, एक्स बढ़ाने से स्लोप इंक्रीज कर रहा है, पहले छोटा होगा बाद में बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसका ठीक उल्टा, स्टार्टिंग में आप देखिए यहाँ पे स्लोप क्या है, ज्यादा है, स्टार्टिंग में स्लोप ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस फोर, और इधर क्या हो जाएगा दैट इज प्लस टू, स्लोप घट जाएगा। तो चेंज निकालेंगे तो टू माइनस फोर करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज माइनस टू, नेगेटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आता है तो आपको क्या समझना है कि एक्स बढ़ाने के साथ जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या हो रही है, घट रही है। क्लियर। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि सेकंड डेरिवेटिव क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसी के बेस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इंपॉर्टेंट है, कोई भी फंक्शंस होगा तो उसमें हिल्स होंगी, वैल्यूज होंगी फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेस। दैट मींस हिल्स का मतलब क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, और वैल्यूज का क्या मतलब हो जाएगा, मिनिमम। मतलब कहीं पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, फिर क्या होगा गड्ढा, यहाँ पे क्या बोलेंगे वैली, और ये क्या हो जाएगा मैक्सिमा। ठीक है, हिल्स एंड वैल्यू। तो मैक्सिमा और मिनिमा क्या वर्ड है, दो वर्ड आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन विद इन अ गिवन सेट ऑफ रेंज। आप बोले कि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन देखना है, तो इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, और प्लूरल फॉर्म ऑफ मिनिमा को क्या बोलते हैं, मिनिमा। और दोनों मैक्सिमम मिनिमा को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज एक्सट्रीमा। क्लियर है। अब लोकल मैक्सिमा क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा मतलब ये पूरा फंक्शन था, आपने कहीं पे लोकल किसी जगह पे आपने देखा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फॉर मैक्सिमा ऑल एडजेसेंट पॉइंट आर लोअर। अगर कहीं पे मैक्सिमा मिल रहा है लोकल मैक्सिमा, तो उसके अगल बगल जो भी पॉइंट होंगे उनकी वैल्यूज क्या होगी, उससे छोटी होंगी। तो वही लिखा है, नोट ए शुड बी इनसाइड द इंटरवल नॉट एट वन ऑफ द अदर। मतलब जो ए इंटरवल रहना चाहिए, एंड नहीं रहना चाहिए, इनके बीच में कहीं पे रहना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से लोकल मिनिमा देखिए, लोकल मिनिमा में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमने यहाँ से यहाँ तक देखा, तो लोकल मिनिमा में क्या है, ऑल एडजेसेंट पॉइंट आर हायर, मतलब इसके बगल वाला इसके बगल वाला ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, उससे हायर होंगे, तो वो होता है लोकल मिनिमा। ठीक है, अब दूसरा वर्ड आएगा दैट इज ग्लोबल और एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा। तो द मैक्सिमम मिनिमा ओवर द एंटायर फंक्शन, मतलब यहां से लेके इस पूरे फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी वो होगी ग्लोबल मैक्सिमम। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये हो गया ग्लोबल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसी तरह से सबसे मिनिमम वैल्यू आपको कहाँ पे मिल रही है, दैट इज यहाँ पे फंक्शन की सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। और बीच में ये सारे पॉइंट क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, फिर ये लोकल मिनिमा। क्लियर है, आपको अब वर्ड्स का मतलब क्लियर चल गया। तो नेक्स्ट देखिए,
अब द पॉइंट एट विच कर्व चेंजेस डायरेक्शन व्हेन इट रीचेस मैक्सिमा इज कॉल्ड लोकल एक्सट्रीमा। जिस जगह पे जाके जो कर्व है अपना डायरेक्शन चेंज करता है, देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, इस पॉइंट पे जाके क्या वो अपना डायरेक्शन चेंज करा, अब नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ पे क्या करा, फिर अब ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है। तो जिन जिन पॉइंट्स पे ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोकल एक्सट्रीमा। मतलब वहां पे मैक्सिमम भी हो सकता है मिनिमा भी हो सकता है लोकल। तो एट मैक्सिमा एंड मिनिमा, चाहे वो मैक्सिमम पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो, स्लोप अगर आप निकालेंगे डी वाई बाई डी एस, मैक्सिमम में क्या होगा स्लोप, एक टेंजेंट खींचेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही होगी, यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है जीरो, क्योंकि tan जीरो क्या होता है, दैट इज जीरो। ये पहले भी आपको बताया, क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे पूछा जाता है आपसे कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और कंडीशन ऑफ मिनिमा क्या है, पहले आपको रटना पड़ेगा, पर आप अगर समझ जाएंगे आपको हमेशा याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमा देखते हैं, मैक्सिमा के लिए देखिए ये मैक्सिमा का ग्राफ हो गया, तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्सिमा, तो पहली कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाई होगी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। डबल डिफरेंशिएशन मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, दैट इज स्लोप चेंज कैसे हो रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट के पहले x देखिए इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। और चेंज हमेशा क्या होता है स्लोप का, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, क्लियर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियली देखिए ये पॉजिटिव स्लोप होगा क्योंकि थीटा क्या लेस देन 90 है, और यहाँ पे देखिए थीटा ग्रेटर देन 90, तो ये नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव मान लीजिए कोई वैल्यू, दैट इज -4, और इसको मान लीजिए +2। तो चेंज क्या हो जाएगा, -4 और माइनस ऑफ +2 के लिए, देखिए बीच में माइनस है, तो -4 और -2 कितना हो जाएगा, दैट इज -6। तो जो डबल डिफरेंशिएशन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप क्या है, नेगेटिव, क्लियर। अब इसी तरह से देखिए सेम मिनिमम में आप देखेंगे तो पहला आपको तो यही मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखिए फिर से, अब यहाँ पे देखिए इनिशियली ये थीटा से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, और यहाँ पे देखिए थीटा से कम है तो क्या आना चाहिए, दैट इज +4। चेंज क्या होता है, +4 माइनस ऑफ -2, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज +6, तो पॉजिटिव आएगा। तो मिनिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है, मैक्सिमा के लिए डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है। आई होप आप समझ गए होंगे, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए एक सवाल कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस फंक्शन y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका मैक्सिमा मिनिमा कहाँ पे मिलेगा, किन पॉइंट्स पे, किस x के लिए मिलेगा, और वो y की वैल्यूज क्या होंगी मैक्सिमा मिनिमा वाली उन x के लिए। तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेप क्या होता है, फाइंडिंग द पॉइंट्स, तो वो पॉइंट्स तो पता चले कि कहाँ पे मैक्सिमा और कहाँ पे मिनिमा हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहला डेरिवेटिव निकालना है dy बाई डी एक्स, और उसको क्या कर देना है, इक्वेट टू जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3x और प्लस कांस्टेंट का 0, तो इसको आपको क्या कर देना है 0। तो इसको जैसे मैं 0 करूंगा तो इसके दो रूट्स निकल आएंगे, दैट इज x - 1 इक्वल टू 0 और x + 1। सो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, तो दो पॉइंट्स हमको मिल गए। इन्हीं दोनों पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, एक्सट्रीमा मिलेगा, या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमा होगा। अब सेकेंड आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है कि चेकिंग मिनिमा और मैक्सिमा, कि इन दोनों पॉइंट पे मैक्सिमा है कि मिनिमा आएगा, उसकी चेकिंग कौन करेगा, डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 था सिंगल डेरिवेटिव, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 6x। अब देखिए जो पहला पॉइंट था एट x, अब ये देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, x की वैल्यूज पे। तो एट x इक्वल टू 1 पे चेक करिए डबल डेरिवेटिव क्या हो जाता है, दैट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव होता है तो वहां पे क्या आता था डबल डेरिवेटिव, दैट इज मिनिमा। तो एट x इक्वल टू 1 y की वैल्यू अब निकालिए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू +1 + 2, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, दैट इज 0। तो मिनिमम वैल्यू फंक्शन की कितनी हो गई, 0, ठीक है। अब x इक्वल टू -1 पे डबल डेरिवेटिव चेक करिए, क्या आया, 6 इंटू -1 दैट इज -6। तो डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो क्या होता है, वहां पे मैक्सिमा होता है। तो x इक्वल टू -1 पे फिर से फंक्शन निकालिए, y इक्वल टू -1 का क्यूब -3 -1 + 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज -1 और प्लस का 3 और +2, ये कितना आ जाएगा, दैट इज प्लस का 4। तो यहाँ पे देखिए y क्या हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो ऐसे निकालते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड हम लोग, ठीक है। अब जैसे एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू 3 sin 3θ। अब इसमें हमको बोला है फाइंड थीटा वेयर y विल बी मैक्सिमम। अब ऐसा थीटा बताओ जब y मैक्सिमम हो जाए, तो y हमने लिखा 3 sin
3 थीटा। अब देखिए y कब मैक्सिमम होगा, जब ये फंक्शन मैक्सिमम हो, दैट इज 3 इंटू दिस। अब ये 3 तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज हो नहीं सकता। क्या चेंज हो सकता है, साइन 3 थीटा अगर मैक्सिमम हो जाए तो हो जाए। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है, +1, और वो किस एंगल पे आती है, दैट इज 90 डिग्री पे। तो हमने लिख दिया 90, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर कितना आ जाता है, दैट इज 30 डिग्री थीटा की वैल्यू। इसी तरह से आपको बोला कि मैक्सिमम मिनिमम y इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा, फिर वही सेम कॉन्सेप्ट, y इक्वल टू 3 साइन 2 थीटा। थी तो कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, साइन 2 थीटा जब मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, दैट इज +1 उसकी वैल्यू, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट इज आपका 90 डिग्री पर। यहाँ पे एंगल नहीं पूछा है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। तो आंसर कितना हो गया, y इक्वल टू +3। और साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो y मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -3। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, अगर एंगल निकालने के लिए बोलता तो थीटा हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, दैट इज मैक्सिमम पे, दैट इज 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मेरे से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलती हुई है, मैं इसको चीज भूल जाता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इसको कहीं नोट्स में इंपॉर्टेंट लिख के कर लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कोई फंक्शन दिया y इज इक्वल टू a साइन थीटा, यहाँ पे प्लस, कभी प्लस भी हो सकता है कभी माइनस, b कॉस थीटा, देन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो इस टाइप के किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, उसका थोड़ा सा हम लोग एक छोटा सा प्रूविंग देखते हैं। अब हमने लिखा y इक्वल टू a साइन थीटा प्लस माइनस b कॉस थीटा। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं जिसका साइड ये a हो गया बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर दैट इज b, और ये हो गया एंगल थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज √a² प्लस b²। तो अब हम इस पूरे फंक्शन को √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। ओके, अब ये वाला जो टर्म है इसको हम अंदर ले जाते हैं, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंच गए। अब इसके बाद देखिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस ए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाता है, कॉस अल्फा। इसके हिसाब से यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, दैट इज साइन अल्फा। तो यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला बन जा रहा है, कॉस अल्फा साइन थीटा प्लस साइन अल्फा कॉस थीटा। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद करने के लिए बोली थी मैंने, तो यहाँ पे देखिए यूज हो गया प्रूविंग में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस माइनस, थोड़ा सा इंटरचेंज कर देते हैं, कॉस थीटा साइन अल्फा। यहाँ पे ये बाहर √a² प्लस b² है, ब्रैकेट के अंदर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन a प्लस माइनस b। जब प्लस आएगा तो प्लस, और जब माइनस आएगा तो माइनस। अब मेरे को पता है, मैंने इसी फंक्शन को जो y इक्वल टू ये दिया था, मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इस फॉर्म में, सेम है। तो अब मेरे को पता है ये फंक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज +1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, -1। तो इस टाइप के फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, √a² प्लस b², और प्लस के साथ आना चाहिए। मिनिमम वैल्यू कैसे होती है, दैट इज -√a² प्लस b²। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें क्या बोला, y इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। तो इसमें आपको बोला फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। y और मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √a² प्लस b²। ठीक है, तो कितना हो गया, 3² प्लस 4² दैट इज 9 प्लस 16, दैट इज y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 5, और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर फॉलोइंग फंक्शन। तो y इक्वल टू क्या दिया, 2 √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसकी क्या जानना चाहता है, मिनिमम वैल्यू। अब भाई ये तो कांस्टेंट है, तो अब ये चेंज किसकी वजह से होगा, इस डिनोमिनेटर की वजह से। तो डिनोमिनेटर जब मैक्सिमम होगा तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम के लिए इनवर्स रिलेशन होता है। तो हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या होता है, √a² जो a है प्लस b²। तो यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज 3 प्लस 1 दैट इज √4 इक्वल टू कितना हो गया, दैट इज 2 नीचे इस फंक्शन का। और हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम फिर से क्या लिखेंगे, 2 ऊपर था और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज 1। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 1। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए, पार्शियल वर्ड का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा। तो पार्शियल डेरिवेटिव का तरीका होता है कि इसको जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं। तो हमारे पास 3 वेरिएबल होता है ना, x y z। नॉर्मली क्या होता है, 3 वेरिएबल होता है
और डिपेंड करेगा एक्चुअल फंक्शन में कितने वेरिएबल दिए। तो जब हमने बोला किसी फंक्शन का, मान लीजिए यहाँ फंक्शन v था, उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो जो अदर वेरिएबल है y और z वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसी तरह से dv बाई dy क्या हो जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, और बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x z कांस्टेंट। अब दूसरे जो रिमेनिंग होंगे वो कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी तरह से dv बाई dz, इसको कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, डेट इज कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस 3, तो कैलकुलेट इट्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमने क्या बोला, डी एफ बाई डी एक्स अगर हमको निकालना है तो उस समय वाई जेड कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। तो वाई जेड मतलब ये कॉन्स्टेंट हो गया वाई, ठीक है, और ये वाई कॉन्स्टेंट हो गया, और जेड तो कॉन्स्टेंट है ही, तो ये टोटल कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट था, ये कांस्टेंट था। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये कांस्टेंट का 0 हो गया, ये कांस्टेंट का 0 हो गया, यहाँ पे ये कांस्टेंट मल्टीपल में है तो बाहर आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज 2x। आई होप अभी तक आपको आ गया होगा 2xy। इसी तरह से डी एफ बाई डी वाई करेंगे तो एक्स जेड कॉन्स्टेंट हो जाएगा। एक्स जेड कॉन्स्टेंट मतलब ये कॉन्स्टेंट और ये जेड कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, हमारे पास देखिए कांस्टेंट जो है उसको बाहर लिख लिया, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, दैट इज 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्या कांस्टेंट था, एक्स जेड कांस्टेंट है, मतलब z कांस्टेंट हो गया तो वो डिफरेंशिएशन के बाहर, और y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड। इसी तरह से लास्ट में निकालना है डी एफ बाई डी जेड, तो उसमें एक्स वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अगर एक्स वाई कॉन्स्टेंट है तो पहला टर्म तो ये कांस्टेंट हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अब y कांस्टेंट है तो y पहले आ जाएगा, z का विथ रिस्पेक्ट टू z क्या होता है 1 और 3 का 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा y। ये है पार्शियल डेरिवेटिव। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डेरिवेटिव खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, सेकेंड पार्ट हमारा रहेगा कैलकुलस का, दैट इज इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो हम बात कर रहे हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। सबसे पहले इंटीग्रेशन इज नीडेड व्हेन अ क्वांटिटी लाइक फोर्स वेलोसिटी चेंजेस। कोई भी क्वांटिटी अगर लगातार चेंज हो रही है किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो वहां पे हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, और इससे हमें को मिलता क्या है, टोटल क्वांटिटीज, लाइक हमें कहीं पे वर्क निकालना हो, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, या अकोमुलेटेड चेंज निकालना है कि ऐड कितना हो रहा है, सब चीजें। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन यहाँ पे दिया है f इक्वल टू माइनस के वी, ठीक है, ये x हो गया, ठीक है, और ये फोर्स हो गया। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स का कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है वेलोसिटी के साथ, माइनस साइन क्या बताता है, फोर्स इज ऑपोजिट टू मोशन। अब हमें वर्क डन निकालना है, कहाँ से, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू d तक। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, फोर्स इंटू डिस्टेंस, हमने क्या लिखा k v इंटू डी वर्क डन। अब साइन यहाँ पे हमने माइनस लगा ही लिया था। सिंस फोर्स इज कांस्टेंट, अब हमने क्या बोला कि कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से गाड़ी मूव कर रहा है, किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये फोर्स वाला टर्म क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज तो हो नहीं रहा है। तो इसके लिए अगर हमको एरिया निकालना है तो सिंपली क्या है, फोर्स चेंज नहीं होता, सिंपली आपका एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएगा, ये, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। अभी आपको भले नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या देता है, वर्क डन। तो इस केस में आपको क्या इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल है, क्योंकि ये सब जगह पे फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि फंक्शन क्या था, कांस्टेंट। अब कोई नॉन कांस्टेंट फंक्शन है, फॉर एग्जांपल दैट इज माइनस के एक्स और माइनस ए एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखिए फोर्स चेंज हो रहा है, तो फोर्स का जो ग्राफ बनाएंगे, ये वाला ग्राफ, तो इस टाइप से कुछ बनेगा। फॉर एग्जांपल ये जो भी आपका था, इस टाइप से कोई ग्राफ है। अब यहाँ पे देखिए फोर्स, हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अगर आप ये वाला एरिया निकालेंगे तो वो ज्यादा बताएगा, जो कि है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब कोई बोलेगा इसका कोई मिड पॉइंट निकाल के वो करते हैं और वो वाला एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी गलत हो गया कि एक एवरेज फोर्स ले लेते हैं, क्योंकि अब ये एरिया इसके बराबर होगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस केस में हमको दिख रहा है कोई कांस्टेंट वैल्यू रख के हम लोग नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारी अब मजबूरी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन निकालना। तो इंटीग्रेशन का तरीका क्या होता है, यहाँ पे हम छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे, छोटा सा एलिमेंट, दैट इज dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स की वैल्यू होगी कांस्टेंट होगी। तो ये हमें देखिए एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है, उस रेक्टेंगल का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, fx इंटू dx, तो ये छोटा सा वर्क डन आएगा। अब इसी तरह से देखिए बहुत सारे एलिमेंट, छोटे 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 एलिमेंट आप ले लीजिए,
और उनको इंटीग्रेट कर दीजिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके एक्स कहाँ तक चेंज करेगा, यहाँ तक। तो वही हमने लिख दिया, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स यहाँ पे 0 है और एक्स यहाँ पे क्या है, डी है, और जो हमारा फंक्शन था वो क्या, एफ एक्स इंटू डी एक्स है, छोटा जो एरिया था इसको इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट क्या करें, इन छोटे एरियाज को सम अप करके आपको बता देगा। तो यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि इंटीग्रेशन क्या करता है। अब देखिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स होता है। आप डिफरेंशिएशन का इनवर्स करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन। काफी फेमस मूवी का ये मतलब अक्षय कुमार का सिंबल था कि आप एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर दीजिए। कि 2x का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2x। ये अभी हम देखेंगे कि 2x का कैसे एक्स स्क्वायर मिल रहा है। क्लियर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब आपको दो सिंबल्स हमेशा फिजिक्स में आपको दिखेंगे, दैट इज ये वाला इंटीग्रेशन वाला सिंबल और इसको बोलते हैं समेशन सिंबल। तो कब ये यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सिंबल क्या होता है, ये सम से ही निकला है तो इसीलिए इसका सिंबल कैसे बन गया, दैट इज एस, समेशन एस। सो इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, बट जो ये है दैट इज ये वाला सिंबल, इसको भी समेशन हम लोग बोलते हैं। तो डिफरेंस क्या है, ये वाला समेशन है वो सम ऑफ डिस्क्रीट क्वांटिटीज। डिस्क्रीट क्वांटिटीज का मतलब मान लीजिए कहीं पे बहुत बड़ा सा एक रूम है और वहां पे हमें क्या करना है, थोड़े से दूर दूर पे सेब रखें या कुछ क्वांटिटीज रखी, तो यहाँ पे बीच में कुछ नहीं खाली जगह है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट क्वांटिटीज। अब इन डिस्क्रीट क्वांटिटीज को अगर आपको जोड़ना है तो आपको कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा, सम। अब मान लीजिए इसी सेम कमरे में एक बहुत बड़ा सा सेब रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा सेब लीजिए, फिर उसके बगल में फिर छोटा सा सेब लीजिए, फिर छोटा सा सेब, ऐसे करते करते पूरा बड़ा सेब आपको मिल जाएगा, ठीक है, एप्पल मिल जाएगा, छोटे छोटे ऐसे एप्पल करते करते। यहाँ पे आप देखिए ये कंटिन्यूअस है, मतलब इसके बगल में भी आपका एक और शेप है, मतलब खाली जगह नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन को समझ लीजिए, खाली जगह नहीं है, लगातार कुछ ना कुछ है, तो इनको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और कंटिन्यूअस फंक्शन में जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आप क्या यूज करते हैं, समेशन। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा, फिजिक्स में आपको जब क्वेश्चन करूंगा तो दोबारा फिर से पूछूंगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। दो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रल। देखिए इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, कई बार अगर आप कॉम्प्रीहेंशन, मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपका कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कॉम्प्रीहेंशन कि किस वर्ड का क्या मतलब है फिजिक्स में। इनडेफिनिट वर्ड का मतलब जिसमें आप श्योर ना हो, इनडेफिनिट श्योर नहीं है। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल में कोई भी अपर और लोअर लिमिट नहीं होती। इट्स रिजल्ट ऑफ फंक्शन दैट स्टिल कंटेन्स अ वेरिएबल x एंड इंक्लूड्स एन आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो जो आपका आंसर मिलेगा उसमें वेरिएबल रहेगा, जैसे x का या y का कुछ ना कुछ वेरिएबल रहेगा, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं मिलेगा। और एक ये रहता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको लिखते कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करता है ये बताता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। इसका आंसर कितना आएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रल, दैट इज फंक्शन ऑफ कोई x बन जाएगा, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ x दूसरा है जिसको आपने इंटीग्रेट किया और ये फाइनल जो फंक्शन बन रहा है वो है, और प्लस एक c आएगा क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है। बट आप जब डेफिनिट इंटीग्रल में आएंगे तो ये इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या आता है, एक नंबर आता है, कोई वैल्यू मिलेगी 2, 3, 4, -3 ऐसे नंबर मिलेगा, तो इसलिए ये डेफिनिट हो जाता है, श्योर। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x a to b। तो डेफिनिट इंटीग्रल के पास क्या होगा, अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड डेफिनिट बिकॉज एंड रिजल्ट इज अ नंबर, अ डेफिनिट आंसर। अब इसमें सिंबल क्या होगा, ये इंटीग्रेशन सिंबल, ये कहलाएगा लोअर लिमिट, ये वाला कहलाएगा दैट इज अपर लिमिट। क्लियर है, ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा वो फंक्शन जिसको इंटीग्रेट करना है, ये वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे जो भी फंक्शन बनेगा, मान लीजिए एफ एक्स जो भी बनेगा, तो उसमें पहले आप अपर लिमिट रखेंगे, बीच में माइनस साइन लगाएंगे, फिर उसमें क्या रखेंगे, लोअर लिमिट की वैल्यूज रखेंगे। देखिए ये तरीका है, इसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, एग्जाम्पल्स भी लेंगे, घबराइए बिल्कुल नहीं, बस अब ये याद रखिए। अब देखिए इसमें जो लोअर लिमिट मिल रहा है, लोअर लिमिट का मतलब ये नहीं कि कम वैल्यू, लोअर लिमिट का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, और अपर लिमिट का मतलब हो जाएगा एंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरवल, रिगार्डलेस विच वैल्यू इज लार्जर। कोई भी वैल्यू लार्जर हो सकती है, कि ये वैल्यू लार्ज हो सकती है, ये स्मॉल हो सकती है, इसमें ध्यान रखिएगा। लोअर लिमिट का मतलब स्टार्टिंग वैल्यू और अपर लिमिट का मतलब एंडिंग वैल्यू। क्लियर है, इसको बोलते हैं रिमेंबर माई नेम डेफिनिट, ठीक है, दैट इज गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये कैरेक्टर था डेफिनिट, काफी फेमस। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल गिव्स एरिया अंडर कर्व बिटवीन द फंक्शन एंड वेरिएबल। तो एरिया अंडर द कर्व, हमने बोला एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ए से लेके बी तक। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे एफ एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया अंडर दिस कर्व। तो ये ध्यान रखिएगा, डेफिनिट इंटीग्रल क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व। अब नेक्स्ट आता है
लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन रूल्स। अब लिस्ट ऑफ इंटीग्रेशन रूल्स में पहला क्या है, सम और डिफरेंस रूल, वही सेम एफ एक्स है प्लस माइनस जी एक्स है, दो अलग अलग फंक्शन इंटीग्रेशन करना है, सेपरेटली इंटीग्रेट करिए और जोड़ या घटा दीजिए। कांस्टेंट कोफिशिएंट रूल वही सेम, सी अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन के बाहर। पावर रूल इंपॉर्टेंट, पावर रूल क्या कहता है, दैट इज ये हो गया पॉलिनोमियल और ये हो गया वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए और डिवाइडेड बाई n+1 कर दीजिए। देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिक्सअप मत करिएगा। बहुत बच्चे फॉर्मूला याद नहीं होता, क्यों नहीं याद होता, क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। तो इसमें होता क्या, वो दोनों फॉर्मूला मिक्स करके कुछ ऐसा बना देंगे, n लिख देंगे और इधर n+1 कर देंगे, बोलेंगे ये डिफरेंशिएशन का या इंटीग्रेशन का। तो दोनों रूल अलग अलग है, x n+1 डिवाइडेड बाई n+1, ठीक है, प्लस एक c। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, तो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 0, तो ये पॉलिनोमियल बन गया x के पावर 0 dx। रूल लगाइए, x एक पावर बढ़ा दीजिए 0+1 और 0+1 से डिवाइड कर दीजिए और प्लस c, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। कई बार मैं ऐसे बोलूंगा, कैसे आया ये। इसी तरह से कोई कांस्टेंट टर्म है उसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो कांस्टेंट टर्म का जीरो है, जीरो का इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या मिलना चाहिए, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलना चाहिए, 0, तो 0 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कोई कांस्टेंट टर्म। इसी तरह से 1/x का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो क्या मिलेगा, दैट इज ln x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x क्या मिलता था, 1/x, ठीक है, इसलिए इसको इनवर्स भी बोला गया इंटीग्रेशन को। अब देखिए इसका एप्लीकेशन कैसा है, कितना सुंदर एप्लीकेशन है। अब जैसे हमें क्या पता है, जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, वो क्या होता है 2πr। तो देखिए हम इंटीग्रेशन की मदद से कैसे निकालना है, देखिए एक छोटा सा हमने एंगल लिया डी थीटा, छोटा सा, और ये हो गया उसका रेडियस, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज ये छोटा सा लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, तो आर डी थीटा हो गया। अब मैं क्या बोला, इसी तरह से मेरे को छोटे 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 सब जगह पे मिलेंगे, छोटे एंगल के लिए छोटा 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 आपको वो मिलेगा, सबको क्या करना है, इंटीग्रेट करना। तो हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds, छोटे, इसी को हमने क्या बोला था, ds। ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। अब इसमें देखिए रेडियस सारे फंक्शन के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो तो चेंज नहीं होगा, तो आर क्या हो जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। देखिए सबसे छोटा एंगल यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 0, और जब एक बार आप पूरा चक्कर लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2π, और आपको 360 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आर इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्ट किया था, थीटा ने 0 से, बड़ा सबसे कितना हो गया 2 थीटा, और डी थीटा। अब डी थीटा का, ये तो आर बाहर लिखा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज थीटा। क्लियर है, थीटा हो गया, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया था, x, तो इसी तरह से डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा। लिमिट रखिए 0 to 2π, और कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट की वैल्यू थीटा की जगह 2π और लोअर लिमिट की वैल्यू दैट इज 0। यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 2πr, तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया, 2πr। ऐसे यूज किया हमने एप्लीकेशन इन फिजिक्स। अब कुछ उसी तरह से फिर से आपको जो वैल्यूज याद रखनी है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि आपको पता है कॉस एक्स का यहाँ पे हमने क्या बोला, कॉस एक्स का अगर आप डिफरेंशिएशन करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, दैट इज माइनस साइन एक्स। क्लियर है ना, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे कॉस एक्स का, तो आपको क्या मिलना चाहिए था, दैट इज साइन एक्स। अभी देखिए पहले से माइनस है, और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। क्लियर है, तो आपको देखिए हमेशा जो रिजल्ट आपको मिल रहा है, यहाँ पे था ना, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, मैंने बोला था साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन आपको क्या मिला, माइनस कॉस एक्स, तो एक बार चेक कर ले, प्लस सी अभी आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर मैं माइनस कॉस एक्स का क्या करना चाहिए, डिफरेंशिएशन, तो मेरा आंसर क्या मिलना चाहिए था, साइन एक्स, तो करिए। अब ये माइनस साइन है बाहर आ जाएगा, d/dx क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस एक्स, खांसी आ रही है तो उसका क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस साइन एक्स, और एक माइनस साइन है बाहर ये वाला, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस साइन एक्स, तो आपको आंसर मिल गया। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए एक्स अकेले नहीं है, तो साइन ए एक्स और डी एक्स है, तो इसका कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। कैसे आ रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलिए। इसी तरह से कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स प्लस सी। इसी तरह से कॉस ए एक्स का क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स पूरा डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, tan एक्स,
ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसमें से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उनको मैंने अलग कलर से लिखा है। इसी तरह से देखिए ई के पावर एक्स डी एक्स है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, अगर सिंगल है अकेला है तो मजेदार है, मस्त मौला। तो ई के पावर एक्स और प्लस सी। इसी तरह से ई के पावर अगर ए एक्स है तो ई के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए, जो यहाँ पे इस टाइप का, बस ए और ये एक्स ही रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर है, इस टाइप का। इसी तरह से हमारे पास a के पावर अगर x है तो dx, तो ये क्या हो जाएगा a के पावर x और log ऑफ या ln a हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये दो याद रखिएगा। ये सेकंड वाले कैसे आ रहे हैं ना, ये कैसे आ रहे हैं इनका भी मैं बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अभी हाल फिलहाल ये याद रखिए। तो अगला जो इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है, जैसे वहां पे हम लोग ने चेन रूल पढ़ा था, यहाँ पे भी चेन रूल रहता है, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय रिवर्स चेन रूल और सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंपॉर्टेंट होता है इंटीग्रेशन के बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और कई जगहों पे प्रूविंग में ये मेथड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कुछ चेन रूल दिया हुआ था डिफरेंशिएशन का, दैट इज आउटसाइड फंक्शन इनसाइड फंक्शन। इसको अगर हम बैकवर्ड कर दें, इंटीग्रेशन इधर कर देंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, ये वाला फंक्शन मिल जाना चाहिए। तो वही आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसका तरीका क्या होता है, स्टेप्स क्या है, तो सबसे पहले क्या हम एक वेरिएबल लेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ट्राई टू सिलेक्ट यू डी यू, ये सब लिखा हुआ है इंग्लिश, आप इसको देखिए वो करिए, स्किप करिए कि ये मेथड्स लिखे हुए हैं। डायरेक्ट हम लोग एग्जांपल में समझेंगे ताकि आपको समझ में आए। फॉर एग्जांपल, अब ये कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 सॉरी के पावर 5 और 2x है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा। यहाँ पे एक देखिए आपको जो ट्रिक है या समझने के लिए, देखिए इस टर्म का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मौजूद है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का आप अगर डिफरेंशिएशन करें तो आपको क्या मिलेगा 2x। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग क्या मान लीजिए, एक दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, दैट इज u, क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो du बाई डी क्या हो जाएगा 2x, क्लियर है। यहाँ से du की वैल्यू क्या हो गई 2x dx, देखिए आपको सब है। अब इंटीग्रल में वैल्यूज रखिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या रख देंगे u, और 2x dx की जगह क्या हो जाएगा du, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। अब ये आपका पॉलिनोमियल रूल हो गया भाई। तो इसका आंसर क्या होता है, एक पावर बढ़ा दीजिए 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 5 प्लस 1, तो u के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस c। अब उसमें रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, जो u आपने माना था उसमें वैल्यूज रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 6, आंसर हो गया। इसी तरह से देखिए सेकेंड आपका यहाँ पे क्या बोला है, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 5 के पावर 4 और 3x स्क्वायर है। तो फिर से आप देखिए मैंने हिंट क्या बोला था, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद होगा, चाहे इसका चाहे इसका। तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हम लोग फिर से किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 5 को क्या मान लेंगे u, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे du बाई dx, क्या हो जाएगा दैट इज 3x स्क्वायर, और माइनस ये तो जीरो हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, और ds को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो du की वैल्यू आपको मिल गई और u की वैल्यू मिल गई, ये दो वैल्यू हो गई। अब इसमें रख दीजिए, तो u के पावर 4 हो गया, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा दैट इज du, और यहाँ पे पॉलिनोमियल रूल लगा दीजिए, u के पावर क्या हो जाएगा 5, एक बढ़ा डिवाइडेड बाई 5, लास्ट में आंसर रख दीजिए, दैट इज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वापस, तो एक्स क्यूब माइनस 5 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका क्या है, दैट इज रिवर्स चेन रूल, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे और भी क्वेश्चन सॉल्व है, तो आप इसको घर में करिए, ठीक है। या देखिए अभी जैसे ये वाला कर लेता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला तो आपसे हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ई के पावर में एक करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4x क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये फंक्शन क्या है, अकेला नहीं है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या मान सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड मान सकते हैं, जैसे 4x क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है, भले ही 12 नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्स स्क्वायर तो है, ये वाला टर्म है, इसलिए हमने क्या बोलेंगे, u को हमने मान लिया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर u मान लिया 4x क्यूब, सॉरी। अब इसको क्या करना है, du बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है। तो du की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12x स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए सब आपको जो जो मिल रहा होगा वो चीज हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्लियर है। तो देखिए हमें क्या है हमारे पास, एक काम करते हैं, अब इसमें देखिए 12, बट यहाँ पे 12 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो एक 12 अंदर चला गया तो ये फंक्शन हो गया, और 1/12 बाहर रह गया। तो अब देखिए आपको सारा चीजें मिल रहा होगा, इसका डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन
ई के पावर यू जो सब्स्टिट्यूट किया था 4x³ वो हो गया, और ये वाला मिलके 12x² dx क्या हो गया, दैट इज du। अब ये तो सिंपल पॉलिनोमियल बन गया ना, सिंपल पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल नहीं, एक्सपोनेंशियल सिंपल, u के पावर जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स dx सेम वैसा बन गया। इसका आंसर क्या होना चाहिए था, eu du के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अकेले है u, eu हो गया, ठीक है। और ये 1/12 बाहर है और एक प्लस सी उसको लिख दीजिए, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, e के पावर u अपॉन 12। अब इसमें u में क्या रख दीजिए, आप जो सब्स्टिट्यूट किए थे वो वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 4x³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। ये है आपका कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, क्लियर है। तो हम लोग इसको कल दोबारा स्टार्ट करेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं हम लोग, लेक्चर टाइम काफी हो गया है। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, कुछ और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। देखिए ये दोनों टॉपिक नया है तो प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका जो इसमें जो आपका कमांड बनेगी। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको बहुत टफ लगेगा। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा और कुछ नई चीजें सीखने को मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।